अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजिक पैटर्न्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। सो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम किसी को इन्फ्लेमेशन हुई है तो हमें देख के कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस चल रहा है। सो अब आप देखें यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन में वो कहते हैं कि सबसे पहले आपके क्या है कि वहाँ पे डायलेशन ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स का साइज़ जो है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगा, वो डायलेट करेंगी एंड एक्यूमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। और जो टिश्यू है, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा ल्यूकोसाइट्स एंडोथेलियम से मूव करते हैं टिश्यू में, तो जब टिश्यू में वो जमा होना शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स और फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो गई। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम्स क्या है हमारे पास, ये देखें साइन एंड सिम्टम्स अब उन्होंने बता दिया। सबसे पहले वो कहते हैं कि जब वहाँ पे जो भी इंजर्ड एरिया होता है ना, वहाँ ब्लड का फ्लो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा हो गई होती है ना, वहाँ पे परमेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है, यानी वहाँ पे हम कह सकते हैं कि एडिमा हो गया, क्योंकि जब फ्लूइड की क्वांटिटी उस इंजर्ड एरिया में ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ऑब्वियसली प्लाज्मा प्रोटीन्स का लेवल भी ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्लूइड के अंदर भी वो प्रोटीन्स हैं, तो हमें वहाँ पे रेडनेस नज़र आएगी, वो एरिया हमें रेड नज़र आएगा। और रेडनेस को हम यहाँ पे ग्रीक में हम रूबर का वर्ड यूज़ करते हैं। फिर वहाँ तो हमें हीटेड एरिया थोड़ा सा गर्म नज़र आएगा, कैलर होगा। स्वेलिंग कहते हैं ट्यूमर को, यानी फूला हुआ थोड़ा नज़र आएगा, वहाँ ट्यूमर फॉर्मेशन होगी। एंड कंपनी द एक्यूट इन्फ्लेमेशन, यानी ये दो अभी मैंने अभी तीन हमने पढ़ ली है। फर्स्ट इज रेडनेस, सेकंड इज वार्मथ एंड थर्ड इज स्वेलिंग। ये तीन साइंस अभी हमने पढ़े हैं, बाकी अभी दो हम नीचे पढ़ रहे हैं। सो क्या होता है कि जब वहाँ पे स्वेलिंग भी हो गई, वहाँ पे रेडनेस भी आ गई, वहाँ पे हमें वार्मथ हीट भी फील हो गई, अब क्या होगा, ल्यूकोसाइट जो है वो जो इस वहाँ पे क्यों मूव करके गए हैं, रीज़न तो यही है ना कि वो चाहते हैं कि वहाँ पे मौजूद ऑफेंडिंग एजेंट को, यहाँ पे मौजूद जो मीडिएटर है उसको जो है वो हम किल करने, टॉक्सिक सब्सटेंस को हम किल कर सकें। ठीक है, सो वहाँ पे क्या होगा, जब वो वहाँ पे सब्सटेंस को हम किल कर रहे होंगे, वहाँ पे प्रोटीजेज एंजाइम्स वगैरह काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे वो मौजूद टिश्यू को डैमेज करेंगे, और जब वो मौजूद टिश्यू को डैमेज करेंगे तो वो अब टिश्यू अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो हम कहेंगे लॉस ऑफ फंक्शन, एंड लॉस ऑफ फंक्शन को हम ग्रीक में फंक्शियोलीजा कहते हैं। आई एम रिपीटिंग कि ल्यूकोसाइड्स का काम है उस ऑफेंडिंग एजेंट को किल करना, तो जब ल्यूकोसाइड्स टॉक्सिक एजेंट को किल कर रहे होंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा टिश्यू डैमेज भी होगा, और टिश्यू डैमेज की वजह से वहाँ पे टिश्यू का फंक्शन लॉस हो जाएगा, और जिसको हम कहते हैं फंक्शियोलीजा। इस डैमेज के दौरान क्या होता है, कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कुछ न्यूरोपेप्टाइड यानी साइटोकाइंस वगैरह रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे पेन फील होती है, उस एरिया में पेन फील होती है, जिसको हम कहते हैं डॉलर। ये फिफ्थ साइन था हमारा। आई एम रिपीटिंग द फिफ्थ साइंस ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे वाइवा में, शॉर्ट में, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज रेडनेस, रूबर, वार्मथ, कैलर, स्वेलिंग, ट्यूमर, एंड फंक्शन का लॉस दैट इज फंक्शियोलीजा, एंड पेन दैट इज डॉलर। आपने इनके नाम अच्छे से याद रखने हैं। तो कहते हैं ये तो जनरल सिम्टम्स थे ना, और अब हम इनकी थोड़ा सा टाइप्स में जाएंगे। अब हम इस वीडियो में हमने सिर्फ अभी दो टाइप्स डिस्कस करनी है, इंशाल्लाह जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी आपने देखनी है, बाकी उसमें दो हम फर्दर टाइप्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो होगी सीरियस इन्फ्लेमेशन, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की भी फर्दर टाइप्स होती हैं। सीरियस इन्फ्लेमेशन इज मार्क्ड बाय द एक्सुडेशन ऑफ सेल पुअर फ्लूइड। सेल पुअर फ्लूइड जिसका नाम होता है ट्रांसयूडेट। अगर आप मेरी एक वीडियो देखें जिसमें मैंने आपको ट्रांसयूडेट और एक्सुडेट का डिफरेंस बताया, तो मैंने उसमें आपको बताया कि जिसके अंदर सेल के यानी सेल कम है, जिसके अंदर प्रोटीन्स कम है, ऐसा फ्लूइड जिसको हम कहते हैं पुअर फ्लूइड, सेल पुअर फ्लूइड, वो जो है मूव करेगा सेल की अंदर की स्पेसिस से बाहर की तरफ, फ्रॉम द स्पेसिस क्रिएटेड बाय द इंजरी टू सरफेस एपिथेलिया, यानी सरफेस की तरफ वो मूव करके जाएगा। अभी मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगी, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। और वो कहाँ जाएगा, अभी हमने कहा एपिथेलियम से वो जाएगा इन द बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, हमारी पेरिटोनियम, आपको पता है एब्डोमेन की जो है, प्लूरा हमारी लंग्स की, पेरिकार्डियम हार्ट की, यानी आपने याद रखना है कहाँ पे मूव करेगा, सरफेस से मूव करेगा इनटू द कैविटीज़। और कैविटीज़ जो है वो हार्ट की भी हो सकती हैं, लंग्स की भी हो सकती हैं, और आपके पास एब्डोमेन की भी है, कोई भी बॉडी की कैविटी हो सकती है। तो फ्लूइड जो कि सीरियस इन्फ्लेमेशन में है इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डिस्ट्रक्टिव ऑर्गन्स, उसको कोई भी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गन आके इन्फेक्ट नहीं कर रहा, और उसमें डजंट कंटेन, और उसमें बहुत सारे ल्यूकोसाइट्स नहीं। हमने पहले ही कहा कि वो एक पुअर फ्लूइड है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट कोई सेल्स की, कोई इम्यूनिटी सेल्स की, ल्यूकोसाइट्स की प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो बॉडी कैविटीज़ में क्या है, द फ्लूइड में भी ड्राइव फ्रॉम प्लाज्मा। ठीक है, तो वो फ्लूइड कहाँ से आया, वो प्लाज्मा से आया। क्यों प्लाज्मा से आया, जब प्लाज्मा के अंदर मौजूद फ्लूइड की वैस्कुलर परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वो फ्लूइड जो है वो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मूव करना
शुरू कर देता है, बॉडी कैविटीज़ में मूव करना शुरू कर देता है, या फिर वो प्लाज्मा के बजाय स्क्रीशन से आ जाए। ठीक है, दो मैंने आपको तरीके बता दिए। हो सकता है वो प्लाज्मा से मूव करके आए, हो सकता है कि वो आपकी मेसोथेलियल सेल्स की स्क्रीशन, यानी आपको पता है सेल्स भी तो रिलीज करते हैं ना, केमिकल स्क्रीट करते हैं, तो वो वहाँ से भी आ सकता है। जब वहाँ पे कोई इरिटेशन होगी, जब वहाँ पे कोई स्टिमुलस आएगा तो वो सेल स्क्रीशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कहा सेल तो से फ्लूइड तो चलो आ गया, अब फ्लूइड जो है वो जमा भी होगा, जाहिर बात है। तो उन कैविटीज़ में फ्लूइड के जमा होने के प्रोसेस को कहते हैं इफ्यूजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इफ्यूजन? इफ्यूजन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द कैविटीज़, और कैविटीज़ कोई भी हो सकती हैं। आपको बता देती हूँ इफ्यूजन की दोबारा एक और डेफिनेशन है। इफ्यूजन में ट्रांसयूडेट होता है, आपको बारहा बताया, ट्रांसयूडेट जो है वो प्रोटीन पुअर फ्लूइड है जिसमें कोई ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेल्स प्रेजेंट नहीं है। ये इन नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में होता है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं होती है, जहाँ पे ब्लड का फ्लो कम है, जैसे कि हार्ट फेलियर में होता है, जैसे कि किडनी में, जब किडनी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है ना, तो वहाँ पे रिड्यूस्ड प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन बॉडी से बाहर ज़्यादा लॉस हो रही होती है, या फिर आपकी बॉडी में बर्न कम रही होती है। 2 रीजंस मैंने आपको बता दी। ठीक है, या फिर लिवर के डिजीज़ में, जैसे मैंने बताया लिवर का काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, तो अगर लिवर इफेक्टेड है तो वो प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई कि इफ्यूजन क्या होती है। नहीं आया करे कुछ समझ, कोई पॉइंट कहीं पे भी कंफ्यूजन है, आप फ्रीली जो है वो कमेंट्स पे पूछा करें। द स्किन ब्लिस्टर रिजल्टिंग फ्रॉम अ बर्न, तो वहाँ पे जो स्किन पे ऊपर एक छाला, एक फोड़ा सा बनेगा। आपने अक्सर आपके भी कभी जला हो या किसी रिलेटिव के आपने देखा होगा कि वो एक छाला सा बनता है जिसमें पानी सा होता है, फ्लूइड सा होता है, वो यही सीरस फ्लूइड होता है जिसमें जो कि बॉडी कैविटी में आके जमा होने लग जाता है। और स्किन की जो एपिडर्मिस की लेयर है, जैसे मैं कहूँ कि अगर मेरे इस हाथ पे यहाँ पे कुछ, तो वहाँ पे यहाँ पे एक छाला बनेगा, और ये हमारी स्किन की एपिथीलियम है, इस एपिथीलियम पे आके वो छाला बनेगा और उसके अंदर फ्लूइड जमा हो जाएगा। सो अपने याद रखना कि स्किन की एपिथीलियम पे बनता है। सो ये अभी हमने देख लिया हमारा सीरस इन्फ्लेमेशन। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन। फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन कहते हैं अब फाइब्रिनस एक्सुडेट। अब इसमें वर्ड एक्सुडेट का यूज़ हुआ है। सीरस में हमने बार बार ट्रांसयूडेट हम कहते हैं, ये देखेंगे ट्रांसयूडेट लिखा भी है, और यहाँ पे एक्सुडेट होता है, दैट इज प्रोटीन रिच फ्लूइड। ठीक है, जिसमें प्रोटीन, जिसमें सेल जो है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो एक प्रोटीन रिच फ्लूइड जो है वो बनता है व्हेन द वेस्कुलर लीक्स आर लार्ज, जब यानी वेसल्स में से फ्लूइड ज़्यादा लीक करे और वहाँ पे प्रोकोएगुलेंट स्टिमुलस ज़्यादा आ जाए, तो वहाँ से ज़्यादा फ्लूइड लीक होता है, तो वहाँ फ्लूइड लीक होने की वजह से फिब्रिनस एक्सुडेट बनता है, जिसमें फिब्रिन, जैसे फिब्रिनस से फिब्रिन का आपको वर्ड समझ आ रहा है, और फिब्रिन एक प्रोटीन है। ठीक है, विद इन अ लार्ज इंक्रीज इन द वेस्कुलर परमेबिलिटी, वो कहते हैं परमेबिलिटी बढ़ रही थी, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो वहाँ पे मौजूद जो प्रोटीन थी, जैसे कि फिब्रिन्स वगैरह थी, वो पास आउट ऑफ द ब्लड में से बाहर आ गई, और वहाँ पे फिब्रिनोजिन जो थी, जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है, याद रखना है फिब्रिनोजिन एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म है और वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जिसका नाम होता है फिब्रिन। तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म से एक्टिवेटेड फॉर्म बनी, और वो आपके ECF यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आके जमा होना शुरू हो गई, और वहाँ पे इसने क्या कॉज कर दी, आपके पास फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन, जैसे कि मेनिंजिस। अब मेनिंजिस क्या होता है, जो हमारी ब्रेन होता है ना, ये हमारा ब्रेन है, और उसकी जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं मेनिंजिस। तो मेनिंजिस में हो सकता है, पेरिकार्डियम आपको पता है हार्ट की लेयर में हो सकता है, प्लूरा वही लंग्स की लेयर में। हिस्टोलॉजिकली जब आप इसको देखते हैं ना माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको ना इस सीनोफिलिक थोड़ा सा रेड मैशवर्क नेटवर्क नजर आता है। अभी मैं आपको ये डायग्राम भी दिखाती हूँ, इसकी रेड पिंक सा ना मैशवर्क आपको नजर आता है आपको। फिब्रिनस एक्सुडेट में भी डिजॉल्व बाय फिब्रिनोलाइसिस, अगर तो वहाँ पे फिब्रिनोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए ना, फिब्रिन टूटना शुरू हो जाए, तो फिब्रिनस एक्सुडेट का जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है वो वहाँ पे खत्म हो सकता है। यानी मैक्रोफेजेस अगर आए और अपना इम्यूनिटी का रोल प्ले करें, तो वो वहाँ पे उसको इन्फेक्शन को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने फिब्रिन को रिमूव नहीं किया, तो वो वहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट कर देगी, फर्दर ग्रोथ शुरू हो जाएगी फिब्रोब्लास्ट की, ब्लड वेसल्स की, जिसकी वजह से वहाँ पे स्कार बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपकी बॉडी पे पैचेस बनेंगे, स्कार्स बनेंगे। और फिब्रिनस एक्सुडेट का जब हमने अभी कहा कि वो तो एक हमने कहा कि वो डिसॉल्व हो जाएगी, तो उसको कहते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, ये आपसे अक्सर पूछा जाएगा कि अगर फिब्रिन का क्लॉट खत्म हो जाए, वहाँ फिब्रिनोलाइसिस स्टार्ट हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, तो आपने कहना है फिब्रिन को लाइसिस स्टार्ट होने को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। और अगर वहाँ पे फिब्रिनस एक्सुडेट फर्दर बढ़ना शुरू हो जाए और उसकी स्कारिंग स्टार्ट हो जाए, तो उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 कॉन्सेप्ट्स थे, दोबारा रिमाइंड करके देख लीजिएगा अगर समझ ना आई हो। ठीक है, तो ये थिकनिंग, इसमें क्या होता है, स्कारिंग में आपके वहाँ पे फर्दर पेरिकार्डियम के अंदर थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है, और आपका पेरिकार्डियम
सिनोवियल फ्लूइड जो है वो ऑब्लीटरेट करता है, फैल जाता है फर्दर। सो आई होप कि आपको ये फिब्रिनस और ये समझ आई होगी। इस डायग्राम में भी आप देख सकती हैं, ये डायग्राम आपको सीरियस इन्फ्लेमेशन की दिखाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही कम प्रोटीन है, बहुत ही कम कोई हमारे पास दिखा हुआ है, लो इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट है, सीरियस इन्फ्यूजन हुई है। और ये आपके अंदर फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस है, यानी कि आपके हार्ट की लेयर में हुआ है। और ये आपका पिंक मैशवर्क, मैंने कहा था ना, ये सीनोफिलिक पिंक मैशवर्क आपको यहाँ पे नज़र आ गया है। सो आई होप कि वीडियो आपको समझ आई होगी, ये आज का टॉपिक। मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ये जो फर्दर 2 रह गए हैं ना, सुबरेंट और अल्सर, इसके ऊपर आएगी, वो भी आपने देखने हैं। मैंने एक्यूट के ऊपर सारी स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाई है, सो आपने सबको देखनी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।